नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई 2021 के लिए एक फ्रेश बैच, एक नया बैच जिसमें सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ यूपीएसआई के पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो 2017 के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हों, उसके सारे जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए उन सबको डिटेल्ड यहाँ पर एनालाइज करके एक एक क्वेश्चन का डिटेल हल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, उन सभी सब्जेक्ट्स के आपको डिटेल वीडियोस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके हल करके प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यूपीएसआई 2021 जिसमें वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर के लिए 9027, प्लाटून कमांडर के लिए 484 और फायर ऑफिसर्स के लिए 23। तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, उन सभी के लिए। तो इस सीरीज में जो कि पहला वीडियो आज आप देखने वाले हैं, इस सीरीज के लास्ट तक आपको टोटल जितने भी क्वेश्चंस सवाल पूछे जा सकते हैं यूपीएसआई में, उन सब सवालों को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को देखें पूरा लास्ट तक, साथ ही साथ इस सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे जितने भी वीडियोस हैं आपको रेगुलर रूप से मिलते रहे और यूपीएसआई की तैयारी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद साबित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की, जिसमें पार्ट 1 है ये आज हमारा वीडियो। और आज हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस, जिसमें सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें जिसमें रेगुलर अपडेट की जाती है पीडीएफ डेली। साथ ही साथ जो भी नई अपडेट्स आती हैं, जो भी नए टॉपिक्स बनते हैं, जो भी वीडियोस बनते हैं, वो भी वहाँ पर रेगुलर रूप से अपडेट किए जाते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज और ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के क्लिक करके आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो जो कि केंद्रित है जीके पे, 2017 13 दिसंबर को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस यूपीएसआई के। पहला सवाल जो पूछा गया था वो था, कौन सी भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। तो सबसे पहले समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा था। सवाल का कहना है कि कौन सी एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार ने उन पेरेंट्स के मद्देनज़र बनाई, उन पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जिनकी पुत्रियां जो है छोटी हैं, 10 साल से कम है, और उसमें बच्चों का, बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित हो, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी फायदा हो। तो ऑप्शंस इसमें जो दिए गए थे वो थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर इंद्रधनुष योजना। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जिसकी शुरुआत हुई 2015 में। 2015 में ये योजना लॉन्च की गई। और इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए, जिसमें सिर्फ बालिकाएं शामिल हैं, अपनी डॉटर्स के लिए क्या करते हैं कि एक अकाउंट खोलते हैं जो 10 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, और उसमें जो भी धनराशि जमा करते हैं बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या फिर उनके शादी के खर्च को भविष्य में ध्यान में रखते हुए, उनमें एक उच्च ब्याज दर पे उनको रिटर्न मिलता है। वर्तमान में अगर हम 2021 में ब्याज दर की बात करते हैं तो ये 7.5% है, और जब ये स्टार्ट हुई थी 2014-15 में, तब इसमें 9.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। साथ ही साथ इसमें एक फ़ायदा और होता है जो पेरेंट्स के लिए है, वो ये कि जो भी अमाउंट इसमें जमा होता है सुकन्या समृद्धि योजना में, वो टैक्स रिलीफ के अंतर्गत आता है। जो सेक्शन 80C होता है हमारा टैक्स रिलीफ का, उसके अंतर्गत ये अपना टैक्स रिलीफ क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये माता पिता के लिए फ़ायदे की बहुत ही योजना है जिसमें बच्चों का भविष्य भी सिक्योर होता है। अन्य ऑप्शंस की बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये पहले से चली आ रही योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना इसी की एक शाखा के रूप में काम करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो भी एलपीजी गैस है उसके लिए लागू की गई थी, और इंद्रधनुष योजना लागू की गई थी बच्चों के टीकाकरण के लिए। तो यहाँ से चारों ऑप्शंस आपके क्लियर होंगे।
आगे बढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा सवाल है वो है किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में हैं। ऑप्शंस दिए गए थे इसमें उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो किम्बरली सोने की जो खदानें हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में हैं। इसमें बहुत सारी सोने की खदानें अफ्रीका में पाई जाती हैं, हीरे की भी खदानें जो है अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में पाई जाती हैं। उनकी बात हम डिटेल वीडियो में अलग से करेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार हथियार के बिना हो रहे शांतिपूर्ण सभा या प्रदर्शन को सीमित कर सकता है। कब? जब मामला सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो सरकार के पास ऐसा कौन सा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसको सीमित करने का अधिकार है जब मामला सामाजिक व्यवस्था के हित में हो। ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, शोषण के विरुद्ध या समानता का अधिकार। तो दोस्तों इसमें हम पहले बात करेंगे कि इसका आंसर जानने से पहले कि मूल अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही साथ संस्कृति और शिक्षा संबंधी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। इसके पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, जिसको अब हटा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है या फिर मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, उनकी डिटेल जानकारी आप यहाँ पर अभी आई बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं, जो कि वीडियो पहले अपडेट किया जा चुका है, जिसमें मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और उनके लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो ये किस मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा? अभी हमने मौलिक अधिकारों की बात की। मूल अधिकार क्या होते हैं कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को जो ये अधिकार दिए जाएं वो है मूल अधिकार, जो किसी भी व्यक्ति के मूल में शामिल हो, जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वो अधिकार अगर विशेष रूप से दिए जाएं कुछ महिलाओं और बच्चों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, या उन नागरिकों के समूह को जो विशेष रूप से सरकार एक समूह को गठित कर देती है कि इनको हम अलग से प्रोवाइड करेंगे कुछ फैसिलिटीज, तो वो किस अधिकार का हनन है? ऑप्शन है आपके समता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है समानता का अधिकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भेदभाव होगा, किसी भी विशेष वर्ग को, महिलाओं को या बच्चों को यदि कुछ अलग अधिकार प्रोवाइड किए जाएंगे तो जो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है, उसका हनन होगा। दोस्तों आप साथ में अपने नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो जो यहाँ पर ना लिखा हो उसके लिए आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारत के स्वतंत्र जो संविधान है उसमें उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शंस हैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने, संरक्षित करने का कर्तव्य, वोट करने का कर्तव्य या करों का भुगतान करने का कर्तव्य। तो इसका आंसर जानने से पहले हम जानेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ पर वर्णित है। संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं कि एक कोई भी जो नागरिक है उसको किस प्रकार से अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी विरासत के प्रति या फिर जो भी समाज है उसके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना और खुद से करना है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को, अपनी इंटीग्रिटी को यूज़ करके उसमें अपना योगदान देना है, वो क्या कहलाते हैं? मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर है हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य वो क्या है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, संरक्षित करने का कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, चाय में कौन सा मनोप्रभावी दवा जो है वो पाई जाती है? ऑप्शन है ब्यूप्रोपिन, मेरक्लाइन, एंड्रेफिन या कैफीन। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है, कैफीन पाया जाता है, जो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी पहली मुगल इमारत शुद्ध संगमरमर से बनी है? ऑप्शन इसमें है ताजमहल,
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा या ऑप्शन डी बुलंद दरवाज़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में यदि एतमुद्दौला का मकबरा आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो होता क्या है कि जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है ये पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन ये मूलतः संगमरमर की नहीं बनी हुई थी। इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था, जिसको बाद में पूरी तरीके से संगमरमर में तब्दील जहांगीर ने करवाया था। जबकि जो एतमुद्दौला का मकबरा है वो नूरजहां के द्वारा बनाया गया था, जो पहला पूर्ण रूप से संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। तो ये दोनों जो डिफरेंस है ये आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही रखती है? तो ऑप्शन है इसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या संसद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है लोकसभा। लोकसभा के लिए जो अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही रखेगी। तो ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 75 के भाग 3 में। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो अगला सवाल है वो है पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय संरचना है, इसमें सबसे निचले स्तर की प्रणाली कौन सी है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 3 स्तरों में बांटा गया है। तो इसमें जो सबसे निचला स्तर है वो कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन से जिले, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या पंचायत समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्राम पंचायतें। पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे उच्च स्तर होता है वो होता है जिला पंचायत का, फिर होता है हमारा जो क्षेत्र पंचायत है और इसके बाद जो है ग्राम पंचायत, ये जो सबसे निचले स्तर की प्रणाली होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अंतर्गत निर्णायक मंडल की समिति द्वारा चुना जाता है? मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। तो ऑप्शन से संपूर्ण मतदान से, एकल गैर हस्तांतरण प्रणाली से, ऑप्शन सी एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा या जन निर्वाचन प्रतिनिधित्व के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, MS स्वामीनाथन को किसका जनक कहा जाता है? बहुत ही सरल सवाल है। ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, धर आयोग या भारतीय संविधान। तो इसका जो सही आंसर है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। MS स्वामीनाथन को पद्म भूषण भी मिला था जो कि 1972 में इनको प्रदान किया गया था। मुख्य रूप से हरित क्रांति में गेहूं की फसल को किस प्रकार से अच्छा उत्पादित किया जाए, उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, हमारा 11वां सवाल है। यहाँ पर मिस है, अब हम 12वें सवाल को देखेंगे। ये शायद टाइपिंग एरर है। निम्न संकेत का क्या अर्थ है? ये संकेत दिया गया था क्वेश्चन पेपर में कि इस संकेत का क्या अर्थ है यातायात में। ऑप्शन थे संरक्षित क्षेत्र, बुजुर्ग प्रतिबंधित, पैदल क्रॉसिंग प्रतिबंधित या क्रॉसिंग क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है कि एक आप गौर से इस इमेज को देखेंगे तो एक व्यक्ति है जो पैदल चल रहा है जिसपे निषेध का मार्क लगाया गया है। तो इसमें क्या है, पैदल क्रॉसिंग प्रतिबंधित के लिए यही जो संकेत है वो यूज किया जाता है। अगला जो हमारा सवाल है, निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में, सिंगूर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का बंगाल सरकार द्वारा विरोध किया गया था। उस आंदोलन को ममता बनर्जी ने क्या नाम दिया था? ये बताना था आपको। ऑप्शन थे सिंगूर बचाओ, भूमि बचाओ, खेत बचाओ या सिंगूर किसान आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी था, खेत बचाओ। सिंगूर में टाटा मोटर्स अपना प्लांट बनाने वाला था जिसमें टाटा नैनो का उत्पादन होने वाला था। उसका विरोध किया बंगाल सरकार ने, जिसमें ममता बनर्जी ने खेत बचाओ आंदोलन का नारा दिया और सिंगूर प्लांट को वहाँ से नहीं लगने दिया, भूमि अधिग्रहण नहीं होने दिया और बाद में उसकी स्थापना जो है गुजरात में की गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष से भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदला गया? मतलब पहले जिसको भारतीय इंपीरियल पुलिस कहा जाता था उसको बाद में IPS कब से कहा जाने लगा? ऑप्शन है 1950, 1947, 1948 या 1955। तो इसका सही आंसर है 1952
1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के रूप में बदला गया। अगला सवाल है हमारा, आरटीआई के अधिनियम के अनुसार, जब हम आरटीआई की बात करते हैं, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिनियम के अनुसार, यदि मांगी गई जानकारी, यदि कोई भी व्यक्ति एक जानकारी मांगता है, उस व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जो जन सूचना अधिकारी है, जो आरटीआई का अधिकारी है, उसको कितने दिन के भीतर अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होती है। ऑप्शन थे आपके, ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 5 दिन या डी 1 सप्ताह। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि यदि मांगी गई जानकारी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी 2 दिन के अंदर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, 2 दिन के अंदर वो जानकारी प्रदान करेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 था, गंगा नदी की सफाई के लिए शुरू की गई सरकार की योजना का नाम क्या है। तात्कालिक करंट अफेयर्स का सवाल था, अभी भी ये एक हॉट मुद्दा है क्योंकि ये योजना भी चल रही है। ऑप्शन थे इसके, गंगा मिशन, गंगा मंथन, निर्मल मिशन, नमामि गंगे या न्यू गंगा सफाई मिशन अभियान। तो इसका जो सही आंसर है वो है नमामि गंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 जुलाई 2016 को उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना की जो है शुरुआत की गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है स्टैटिक के रूप में कि नमामि गंगे कब और कहाँ से स्टार्ट हुई, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 7 जुलाई 2016 में उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय दंड संहिता का क्षेत्राधिकार समुद्र में कितनी दूर तक फैला है। मतलब जो एरिया है समुद्र का, वो भारतीय दंड संहिता में कितनी दूर तक, जो बीच है उससे कितने अंदर समुद्र तक ये अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 8 समुद्री मील, ऑप्शन बी 10 समुद्री मील, ऑप्शन सी 12 समुद्री मील या ऑप्शन डी 20 समुद्री मील। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 12 समुद्री मील। और 1 समुद्री मील, 1 नॉटिकल मील जो है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसमें अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो लगभग 22.5 जो किलोमीटर क्षेत्र जो है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है। तो यदि किलोमीटर में भी पूछा जाता है तो 22.5 किलोमीटर ये टोटल क्षेत्र होता है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, किस देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है। क्वेश्चन का कहना है कि वह कौन सा देश है जहां का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में हो रहा है, सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी जो भारत में इन्वेस्ट हो रही है वो किस देश की हो रही है। ऑप्शन थे रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है यूएस डॉलर में सबसे ज़्यादा जो भारत में पूंजी का निवेश होता है, विदेशी पूंजी की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार को किस वर्ष 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो ऑप्शन इसके जो थे वो थे 1947, 1950, 1992 या 1974। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1992। तो स्वतंत्र भारत में जो स्थानीय सरकार थी जिसमें गांव व नगरीय स्तर की सरकार शामिल है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत औपचारिक रूप से इसको पंचायत राज प्रणाली के तहत दर्ज दिया गया। और इसमें जो जोड़ा गया, ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, तो इसको 11वीं और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये आप याद रखेंगे, 11वीं और 12वीं अनुसूची। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 था, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन है मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या अरुणा आसिफ अली। तो एनी बेसेंट इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। एनी बेसेंट ने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता भी प्राप्त की थी और तभी इनको भारतीय महिला संस्था की भी अध्यक्षता प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। तो मतलब वो कौन सा मामला था कोर्ट में जिसमें यह फैसला हुआ कि कोई भी यदि सांसद या विधायक है या विधान परिषद का सदस्य भी है, वो आपराधिक दोषी है और उसको 2 वर्ष की सजा कोर्ट ने सुनाई है, तो वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। ऑप्शन थे
सरला मुग्दल बनाम भारत सरकार, ओम प्रकाश बनाम दिलबहार, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, या इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट कमांडो बल है जो आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने गठित किया है। सवाल का कहना है कि वो कौन सा एक सुरक्षा बल है जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर बनाया गया और जिसको महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया है। ऑप्शन है स्पेशल फ्रंट लाइन फोर्स, मरीन कमांडो, गरुड़ कमांडो फोर्स या फोर्स 1। तो इसका सही आंसर है फोर्स 1, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने NSG कमांडो की तर्ज पे गठित किया है, जो कि महानगरीय क्षेत्र मुंबई की रक्षा के लिए मुख्य रूप से तैनात किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो वह कौन सी औद्योगिक नीति है जो कि देश में सुविधाजनक बनाने के लिए और विदेशी जो FDI है उसको और आसान करने के लिए जिम्मेदारी रखता है, जवाबदेही रखता है। ऑप्शन है भारतीय वाणिज्यिक और औद्योगिक चैम्बर, ऑप्शन बी विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड से भी जिसको बोलते हैं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, बॉन्ड की परिभाषा क्या है। अर्थशास्त्र का सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, अक्सर सवाल पूछा जाता है ये। ऑप्शन है ऋणदाताओं द्वारा जारी किया गया दस्तावेज। बॉन्ड क्या होता है? ऋणदाताओं द्वारा जारी किया हुआ दस्तावेज या फिर पैसे सहित सभी प्रकार के दस्तावेज जिसमें पैसे भी शामिल है। एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज या संपत्ति के लिए जारी दस्तावेज, क्योंकि बॉन्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है। कई बार आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनका भी एक बॉन्ड रहता है कि आप 2 साल हमारे यहाँ जॉब करेंगे, इसके बाद ही छोड़ सकते हैं या फिर आपको इतनी पेनल्टी पे करनी होगी। तो कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी सिस्टम अपने भविष्य को देखते हुए, वित्तीय लाभ को देखते हुए एक निश्चित अवधि के लिए जो दस्तावेज तैयार करता है वो क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं फौजदारी कानून, शस्त्र, अग्निशस्त्र, गोला बारूद या विस्फोट, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता। इनमें से कौन सा जो एक समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो समवर्ती सूची होता क्या है? समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में यदि गतिरोध उत्पन्न होने पर क्या होता है कि जो केंद्र सरकार कानून बनाता है उसको मान्यता प्रदान की जाती है। तो इसमें जो विषय हैं वो उसमें शस्त्र, अग्निशस्त्र और गोला बारूद शामिल नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको जो कि 13 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मिला जुला पार्ट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट अगले दिन कल। और रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमें जरूर ज्वाइन करें और फेसबुक पे फॉलो करें। पेज और ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक बार फिर से यदि आप फ्री PDF पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप learneasy321@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDFs प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों शेयर करें ये वीडियो, लाइक करें और साथ ही साथ हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।